दोस्तों ये जो वीडियो आप सभी लोग देखेंगे आगे इंटरव्यू, ये अंतरिक्ष सर का यूपीपीसीएस 2022 में डीएसपी के पद पे चयनित होने के बाद इनका इंटरव्यू किया गया था, जो कि अब यूपीएससी में सीएससी 2023 में अंतिम रूप से चयनित हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें, मैंने बहुत ही नज़दीक से सर का पूरा स्ट्रगल देखा है। इतना कठिन समय में सर का स्ट्रगल रहा है और इतना बेहतरीन मोटिवेशन इनका रहा है कि मैं खुद बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ सर से। और आज यूपीएससी क्लियर होने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि सर का लगन मेहनत बहुत ही मजबूत है। और दोस्तों आगे आप सभी लोग इस इंटरव्यू को पूरा देखिए, बहुत ही ईमानदारी से सच्चाई के साथ में हर एक चीज़ आप सभी लोग साथ में डिस्कस किया गया है, बहुत ही ईमानदारी से इंटरव्यू। तो आप सभी लोग देखें, बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन साथ में। तो सर का इंटरव्यू पूरा देखिएगा। अभी तक मेरे लिए इनका इंटरव्यू सबसे बेहतरीन रहा है, क्योंकि इनके इंटरव्यू में वो सारे प्रश्न हमने रख दिए हैं जो आप सभी लोग सर्च करते हैं, देखते हैं और जानना चाहते हैं। बहुत दिल खोल करके सर ने इसका जवाब भी दिया है, वो सारी चीज़ें आप साथ में शेयर भी करी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, सर डिप्टी एसपी बने, ऐसे नहीं बने हैं। पतंग उड़ाते उड़ाते सर डिप्टी एसपी बने हैं। और हम आप सभी लोगों को ये मैसेज इसलिए भी देना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो उनका जो शौक होता है, उनके जो चार समाज होते हैं स्पेशली, वो उन लोगों को रोकते हैं। तो आज सर ने भी जरा सा भी संकोच नहीं किया और अपना ये वीडियो बनाने के लिए हमको परमिशन भी दिया कि हमारी जो हॉबी है पतंग उड़ाना, ठीक है, अभी आप सभी लोग को बता रहे हैं पतंग उड़ाना। सर बिल्कुल पतंग उड़ाते हैं। तो सर का कलेक्शन आप सभी लोग देख लीजिए, आप दिखाइए सर यहाँ पे। और छूट गया था कि हमारा यूपीपीएससी डेली न्यूज़ चैनल आप फॉलो करते थे सर? जी हाँ बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से ही सबसे जल्दी और सबसे तेज अपडेट रहती थी। एग्जाम के रिजल्ट के आने के टाइम तो मैं दिन में 10 बार कम से कम खोल के देखता था जी सर, कुछ अपडेट आई कि नहीं। धन्यवाद सर। जी हाँ दोस्तों, कुछ नहीं होता कि आप प्री के लिए अलग से पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए अलग से पढ़ रहे हैं। और सही मायने में मेंस की तैयारी आप सही से तभी करते हैं जब आप मेंस दे रहे होते हैं। आप इससे पहले कितना भी पढ़ लीजिए, जब आप मेंस देते नहीं हैं तब तक वो माइंडसेट नहीं आ पाता। जी बिल्कुल। और जब आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी लोग एक्चुअली करते हैं, लेकिन कहते हैं कि दोनों साथ में ही चल रहा है, समय मिली नहीं। बिल्कुल, इसके लिए हम बताएं सर। एक्चुअली 90% आपकी तैयारी आपको खुद नहीं मालूम रहता है, वो प्री के टाइम ही हो जाती है। आपका प्री निकल रहा है तो मतलब आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। मेंस परीक्षा मुख्य रूप से क्या होता है, लिखने की। आपका लिखने का तरीका कैसा है। काफ़ी व्यूअर्स ये सोचते हैं कि जब आप इंटरव्यू वाली संस्था पे, लोक सेवा आयोग पे मिलते हैं तो वहाँ आप सही जानकारी बिल्कुल देते हैं, जैसे ही सेलेक्ट हो जाते हैं तो उस समय लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो आपके इस इंटरव्यू में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं कि क्या जितनी सारी चीज़ें आपके माध्यम से कही जा रही एग्जैक्ट वही पॉइंट है सारी चीज़ें? बिल्कुल एग्जैक्ट। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2022 का अंतिम रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने बैठे हैं अंतरिक्ष कुमार सर, जिनका यूपीपीसीएस 2022 में डिप्टी एसपी के रैंक 63 पे सिलेक्शन हुआ है। आइए सर को सबसे पहले तो अपने चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई आपकी तरफ से हमको मिली, बहुत अच्छा लगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हम जानना चाहेंगे, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है उसको कुछ बताएं सर। सर मैंने यहाँ पे प्रयागराज में प्रारंभिक शिक्षा अपनी ग्रहण की। उसके बाद मैं जवाहर नवोदय विद्यालय चला गया। मैंने 9 to 12 अपना जवाहर नवोदय विद्यालय मेजा खास प्रयागराज से अपनी स्कूलिंग ग्रहण की। उसके बाद मैं सुपर 30 आपने सुना होगा, तो उसी की एक ब्रांच है सुपर 100, वहाँ पे मैंने कोचिंग की, वहाँ से IIT JEE की। फॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे NIT रायपुर कॉलेज मिला। वहाँ से मैंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। बीटेक के दौरान ही मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था बाल्को वेदांता रिसोर्सेस में, भारत एल्युमिनियम कंपनी। वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 3 साल जॉब की एज अ असिस्टेंट मैनेजर, छत्तीसगढ़ में था। तो जॉब के साथ साथ ही मैंने सोचा कि प्रिपरेशन की जाए, और जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन हो नहीं पा रही थी। फिर मैंने इंस्टेंट डिसीजन लिया कि मैं अपनी जॉब छोड़ के फुल फ्लेज 2020 में तैयारी करता हूँ। 2020 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, फिर तैयारी करने लगा। तो जी हाँ दोस्तों, सर डिप्टी एसपी बने, ऐसे नहीं बने हैं। पतंग उड़ाते उड़ाते सर डिप्टी एसपी बने हैं। और हम आप सभी लोगों को ये मैसेज इसलिए भी देना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो उनका जो शौक होता है, उनके जो चार समाज होते हैं स्पेशली, वो उन लोगों को रोकते हैं। तो आज सर ने भी जरा सा भी संकोच नहीं किया और अपना ये वीडियो बनाने के लिए हमको परमिशन भी दिया कि हमारी जो हॉबी है पतंग उड़ाना, ठीक है, अभी आप सभी लोग को बता रहे हैं पतंग उड़ाना। सर बिल्कुल पतंग उड़ाते हैं। तो सर का कलेक्शन आप सभी लोग देख लीजिए, आप दिखाइए सर यहाँ पे। ये देखिए कलेक्शन सर का, और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जो पतंग है सर, ये कितने साल पुरानी पतंग है आपकी? 3 साल पुरानी है ये सब। हाँ,
ये सब 3 साल पुरानी है। 3 साल पुरानी, थोड़ा नज़दीक नज़दीक दिखाइए इनको तो। ये देखिए, ये 3-3 साल पुरानी पतंग सर रखे हैं। और सर और भी पुरानी होंगी, जैसे ये सब। सबसे पुरानी पतंग सर आपके पास कौन सी है? और सबसे पुरानी पतंग का तो दूसरा बैग है। अच्छा, दूसरा बैग, कोई बात नहीं सर। अभी के लिए सारे बैग है। इसमें 3-4 साल पुराने आपके पतंग रखे हुए हैं, कलेक्शन है बिल्कुल। बरेली मुरादाबाद जहाँ पे हब है, वहाँ से डायरेक्ट पार्सल करवाता था। अच्छा, तो काफ़ी शौक था और काफ़ी थोड़ा सा पैसे भी काफ़ी थोड़ा खर्च होते हैं और बट मेरे को इससे अच्छा लगता था, एनर्जी मिलती थी। तो इसीलिए मैं आप सभी को कहता हूँ, जो भी आपको शौक हो, 1 से 1.5 घंटा अपना मी टाइम निकालिए और उसको ज़रूर फॉलो करिए। जिस चीज़ से आपको एनर्जी मिले वो आपको रिजनरेट करता है और अच्छा करने के लिए। जी सर। सर, समाज जो होता है लोगों को करने नहीं देता, उसके लिए आप एक बार बताएं, क्योंकि आपको भी तो इस सारी चीज़ें सुनने को तो मिली होंगी। आज लोग कहते भी होंगे आपके मोहल्ले में कि देखिए पतंग उड़ाते उड़ाते डीएसपी बन गया है। देखिए, मैं सिर्फ एक ही सलाह कहना चाहूँगा। संजू मूवी का डायलॉग है, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको जो पसंद है वो करिए, बस हाँ अपना मेन लक्ष्य जो है पढ़ाई, उस पर ज़रूर फोकस करे रहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और सब चीज़ें माफ भी रहती हैं जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं। सर, इसको आप बता रहे थे कि सर मेंस का एग्जाम जब आप दे करके आते थे तो क्या सीन? दरअसल ऐसा था कि रोज मैं पतंग उड़ाने का शौक था, तो मेरा मेंस भी चल रहा था, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों का। तो 5 बजे मेरा पेपर छूटता था, मैं 10 मिनट में घर पहुंचा सीधे, पहले 1 घंटा पतंग उड़ाया, तब अगले पेपर के लिए पढ़ाई चालू की। तो ये था, एनर्जी इससे मिलती थी मुझे। जी हाँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक यूनिक सोच यहाँ पे साझा किया है और बड़ा अच्छा लगा। जी हाँ दोस्तों, सर का इंटरव्यू पूरा देखिएगा। अभी तक मेरे लिए इनका इंटरव्यू सबसे बेहतरीन रहा है, क्योंकि इनके इंटरव्यू में वो सारे प्रश्न हमने रख दिए हैं जो आप सभी लोग सर्च करते हैं, देखते हैं और जानना चाहते हैं। बहुत दिल खोल करके सर ने इसका जवाब भी दिया, वो सारी चीज़ें आप साथ में शेयर भी करी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने नौकरी वगैरह करी है, तो आपको सिविल सर्विस में जाने का सोच कब से था? बचपन से कि अचानक से ही आया ऐसा कुछ? एक्चुअली सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा इंक्लिनेशन शुरू से था। मेरे घर में पहले से अभी पीसीएस में 2-3 अधिकारी हैं, तो घर का फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा था और खुद भी मन था कि नहीं आईएएस पीसीएस कुछ करना है। जॉब में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था और इसलिए मैंने जॉब छोड़ के फुल फ्लेज टाइम प्रिपरेशन पे दिया। अच्छा, तो आपने पहले से ही मतलब आपका था सिविल सर्विस में ही आपको जाना है? हाँ सर। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि आपने जब तैयारी शुरू करना चाहा सिविल सर्विस में 2020 में ही आप आए तैयारी करने के लिए? जी हाँ सर। क्या आपका ये कौन सा अटेम्प्ट रहा और कौन सा इंटरव्यू के लिए रहा ये? सर, ये मेरा दूसरा मेंस, पहला इंटरव्यू था। अच्छा, लास्ट ईयर भी मैंने दिया था यूपीपीसीएस, मेंस मैंने लिखा था तो मेंस क्लियर नहीं हुआ था। इस बार मेंस इंटरव्यू भी हो गया। मैंने 2022 का यूपीएससी का भी मेंस लिखा था और आईएफएस का भी मेरा हुआ था मेंस, बट वो नहीं क्लियर हुए। ठीक है सर, अंतिम रूप से आप यहाँ पे सेलेक्ट होना था आपको इस समय। सर, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा जीवन में, इसके लिए थोड़ा सा डिस्कस करें। थोड़ा सा अगर इस चीज़ों को देखा जाए शुरू से, तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे सोशल तरीके से हो। तो मुझे भी उन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा कभी कभी, और थोड़ा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बीच में आई। उसके बाद सबसे बड़ी कठिनाई तो मेरे लिए आई जब मैं जॉब छोड़ के आया, तो कोविड-19। तो कोविड-19 के दौरान जब मैं जॉब छोड़ के आया, प्रिपरेशन स्टार्ट की 2021 में, आप सबको मालूम है कितनी डिवास्टेटिंग सेकेंड वेव थी। तो उस दौरान आई लॉस्ट माई फादर और मैं खुद ही ऑलमोस्ट 13 दिन वेंटिलेटर पे एडमिट था हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से छोड़ के आना, तो उस टाइम इतनी भी शरीर में ताकत नहीं रहती थी कि आप बेड से उठ पाओ, है ना। बट मई की बात है ये, तो मैं मई 2021 में आया। उसके बाद भी मैंने प्री दिया और वो प्री क्वालिफाई हुआ, फिर मेंस भी दिया। मेंस नहीं क्लियर हो पाया, तो फिर मैं फुल फ्लेज तौर पे और अच्छे से दिया, तो फाइनल अभी यहाँ पे डिप्टी एसपी पोस्ट मिली। जी सर। सर, आपने कहीं इसके पहले कोचिंग की? सर, मैंने स्पेसिफिकली कोई कोचिंग नहीं की। बीच में मैंने कुछ स्मॉल कोर्सेज कुछ कोचिंग्स के ज्वाइन किए। मेंस के दौरान मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की और वहाँ से हेल्प मुझे मिली, मैंने कुछ जगह से ज्वाइन किया था। अच्छा सर, आपका माध्यम कौन सा है और ऑप्शनल कौन सा रखा था आपने? सर, मेरा मीडियम इंग्लिश है और ऑप्शनल मैंने सोशियोलॉजी रखा था। सोशियोलॉजी से मैंने किया है। इस बार भारी संख्या में आपके ऑप्शनल से लोगों का सिलेक्शन हुआ है। हाँ सर, सोशियोलॉजी ऑप्शनल से इस बार काफ़ी लोग का हुआ है और टॉप 10 में 6 लोग शायद सोशियोलॉजी से, टॉपर भी सोशियोलॉजी से हैं। और इस बार आपको बता दें दोस्तों कि ऐसा भी हुआ है, काफ़ी लोगों ने सोशियोलॉजी छोड़ भी दी थी और दूसरा ऑप्शनल ले लिया और सिलेक्शन देख करके फिर पछता भी रहे थे कि ऐसा क्यों किया हमने। हालांकि आपको कुछ आंकड़े भी हम देंगे समय अनुसार, बने रहे चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को लिंक है, वहाँ पे पीसीएस 2021 के अधिकारी
अधिकारी एडमिन के रूप में जुड़े हुए हैं, कार्य कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, बीच बीच में मोटिवेशन ग्रुप कार्य करते हैं। 2022 के भी काफ़ी लोगों को कोशिश की जाएगी जोड़ करके, जो भी निःशुल्क आप सभी लोग के पास जानकारी प्रोवाइड कराई जा पाए तो वो कराते रहेंगे हम लोग। आइए सर से जानते हैं। सर, प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपने अपनी तैयारी फिर कैसे करी थी? जी हाँ सर, देखिए किसी भी परीक्षा के लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें। तो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स एक बार पढ़ी सारी, जो भी हैं। आप बोलोगे तो मैं नाम बता दूंगा सबका। और जैसे सब कोई फॉलो करता है, हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, और पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी मैंने मृणाल सर से की थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी मैंने रवि पी अग्रवाल बुक से की थी, सर की बुक से की थी। तो मैंने ये नहीं सोच किया कि मैं यूपीपीसीएस के लिए अलग से पढ़ता हूँ, यूपीएससी के लिए अलग से पढ़ता हूँ। तो मैंने एक बार कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी जीएस की। इस कितना समय किया था सर ये? ऑलमोस्ट मेरे को ये 1 साल लगा। एक साल लगा। तो 1 साल लग जाता है करते करते सही तरीके से, क्योंकि मेरा कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, मेरा बीटेक अलग सब्जेक्ट में था। तो 1 साल ऑलमोस्ट लगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए क्या कहते हैं, मैंने फॉलो किया था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, एक चैनल है, उसका फ्री करंट अफेयर वीडियोज़ आता है। तो वही वीडियोज़ देख के मैं नोट्स बनाता था बस। कई लोग होते हैं जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी पढ़ते हैं, कई सब, तो मैंने वो नहीं किया था। मैंने 6-7 पेज में मेरा 1 महीने का करंट अफेयर्स आ जाता था। तो वही करंट अफेयर्स बना के नोट्स मैं रिवाइज करता था, क्योंकि यूपीपीसीएस में तो करंट अफेयर काफ़ी ज़रूरी है। और लास्ट 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर यूपीपीसीएस में, क्योंकि आप जैसा आपको सभी मालूम हो, अराउंड 8 to 10% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो वो मैंने किया था। अच्छा, वो किया प्री था के लिए। आपने। जी हाँ सर, अब हम जानना चाहें, करंट अफेयर के लिए आपने सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस ही की थी कि कुछ और बुक्स वगैरह भी पढ़े थे? सर, स्पेसिफिकली मेरा 80% सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही पढ़े थे। और सच बताऊं तो इस वाले अटेम्प्ट में मैं तो उसको भी सही से रिवाइज नहीं कर पाया था, मैं यूपीएससी में ही बिजी था। अच्छा। और यूपीएससी के करंट अफेयर्स में मेरे को फ़ायदा किया, शून्य आईएएस के मैंने पढ़े थे, वो भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहा। अच्छा सर, अभी आप कंटिन्यू भी कर रहे हैं आगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस 2023 के लिए? जी हाँ, मैंने फॉर्म तो भरा है। अब उम्मीद है कि इस बार एसडीएम के लिए ट्राई। अच्छा, अब सर जानना चाहेंगे, हमारे काफ़ी व्यूअर्स हों जो 2023 का प्रारंभ अभी दे रहे हैं एग्जाम पीसीएस का। सर, आप उनकी जगह पे हैं, तो इस समय आप चयनित भी हो चुके हैं अंतिम रूप से, तो आपके पास वो अनुभव है, वो जानकारी है। तो अभी आप कौन सी क्या पढ़ाई कर रहे हैं अपने 2023 को लेकर के? देखिए, सबसे पहली बात तो आज अराउंड हम लोग को 35 से 36 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम में। तो मैं जो भी हमारे व्यूअर थे, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक बार अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को ख़त्म कर चुके होंगे पढ़ के। आपने एक बार रीडिंग कर चुकी होगी। ये टाइम सिर्फ रिवीजन का है, हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ चुका है, आप उसको जितनी बार रिवाइज कर पाएँ, कम से कम अभी मिनिमम 1 बार तो करना ही, हर सब्जेक्ट रिवीजन 2 बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी के समय में 35 मैं सिर्फ 35-36 दिन के बारे में स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ अभी। उसके बाद करंट अफेयर्स का अराउंड 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। हाँ, तो आपको उसको काफ़ी अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। मिनिमम टू मिनिमम आपको लास्ट 10 to 12 मंथ्स के करंट अफेयर को करना है, और उसमें भी लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा एक हो गया सीसैट का पेपर, जो काफ़ी के बच्चों के लिए दिक्कत का विषय बनता है। तो मिनिमम आपको कोशिश कर, तो सर काफ़ी डिप्टी एसपी लोग, काफ़ी अधिकारी जो 2021 चयनित भी थे, तो उनका सिलेक्शन सीसैट के कारण ही नहीं हुआ है। तो सर उसको लेकर के आप बता रहे थे? हाँ, सीसैट के बारे में ही बोलना चाहूँगा कि कम से कम आप जितने भी लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर सीसैट के पेपर हैं, आप उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने से पहले आप उसका आंसर मत देखिए और खुद से सॉल्व करिए, एक टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और डेली कम से कम 1 घंटा तो आप सीसैट को अभी दीजिए ही, नेक्स्ट 15 डेज़। उसके बाद आप जीएससी तैयारी में लग जाइएगा, बट नेक्स्ट 15 डेज़ अगर आप सीसैट को अच्छे से 1-1.5 घंटा डेली देंगे तो ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा वो चीज़ें। हाँ सर, इसमें कम्युनिकेशन जो संप्रेषण वाला पोर्शन है, उसमें काफ़ी लोग सोचते हैं कि इसके लिए अलग से कोई बुक है, कुछ कोचिंग है, कुछ यूट्यूब चैनल, ऐसा कुछ? देखिए, मेरे हिसाब से अलग से बहुत टाइम देने की ज़रूरत तो नहीं है। एक बेसिक नॉलेज होती है, कम्युनिकेशन होता है। लोग कहते हैं थोड़ा सा टफ पार्ट है, मुझे भी बीच बीच में टफ लगता था, बट अगर आपने सही से आपके पास टाइम हो तो आप उसकी कोई बुक पढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली मुझे बुक का नाम याद नहीं आ रहा है, कई सारे यूट्यूब चैनल भी हैं, आप देख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है। एक हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है, और बेसिक जनरल नॉलेज से भी, बेसिक नॉलेज से भी आप उसको क्लियर कर सकते हैं। सर, एक प्रश्न हमारा है, काफ़ी व्यूअर्स ये सोचते हैं कि जब हम आप इंटरव्यू वाली संस्था पे, लोक सेवा आयोग पे मिलते हैं, तो वहाँ आप सही जानकारी बिल्कुल देते हैं, जैसे ही सेलेक्ट हो जाते हैं तो उस समय लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं।
तो आपके इस इंटरव्यू में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं कि क्या जितनी सारी चीज़ें आपके माध्यम से कही जा रही एग्जैक्ट वही पॉइंट है सारी चीज़ें? बिल्कुल एग्जैक्ट वही पॉइंट है सारी चीज़ें। मेरा जो भी स्ट्रगल रहा है, मैंने जो भी रिसोर्सेज फॉलो किया, मैंने मल्टीपल किसी एक बुक का या किसी एक कोचिंग का या किसी एक सर का नाम नहीं लिया। जहाँ से मैंने जो किया है मैंने सबका नाम लिया, और यही करना भी चाहिए। देखिए, कोई एस्पिरेंट सेलेक्ट भी हो जाए तो उसको सही चीज़ें बोलनी चाहिए। जी एक्चुअली लोगों के अंदर भ्रम आता है, जो व्यूअर्स हैं उनको लगता है कि कैसे मतलब इतना कैसे कोई कर सकता है सारी चीज़ों को लेकर के, तो ये प्रश्न उन्हीं लोगों का ही था, तो इस वजह से आपसे पूछा। मैं अपनी तरफ से ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखिए, पढ़ते सबको ही है। ऑलमोस्ट 99% लोग सेम रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं। आप जो पढ़ रहे हैं वो दिल्ली में बंदा बैठा हुआ पढ़ रहा है, बैंगलोर में भी वही पढ़ रहा है, कहीं भी वही पढ़ रहा है, बट सबका तैयारी का एक तरीका होता है। सबसे ज़रूरी है आप कंटिन्यूस वर्क करते रहें। ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे पर डे एवरेज आप ज़रूर पढ़ाई करें, ये ज़रूरी है। तो सर अब आते हैं मुख्य परीक्षा के ऊपर। सर अब मुख्य परीक्षा में एसे और हिंदी, सबसे पहले उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया? सर ऐसे एक मैंने ऐसे बहुत ज़रूरी पार्ट प्ले करता है रैंक डिसाइड करने में भी, और जाहिर सी बात उसके नंबर बिल्कुल जुड़ते हैं। कई बार होता है हम लोग हिंदी और ऐसे को छोड़ देते हैं कि जीएस पे फोकस रहता है, बट अगर आप देखेंगे तो 150 नंबर के दोनों हैं, है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई लोग का एसे में मार्क्स कम हो जाते हैं, दिक्कत होती है। एसे के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप कुछ थीम्स होती हैं, जैसे पॉपुलेशन हो गई, वुमेन हो गई, स्कीम रिलेटेड थीम हो गई, जोग्राफिकल रिलेटेड थीम हो गई, है ना, फिलोसफिकल थीम हो गई, तो कुछ थीम्स रिलेटेड आप मॉडल ऐसे टाइप होते हैं वो तैयार कर लीजिए। मैं ये सजेस्ट करूँगा अपनी तरफ से, जो कुछ ऐसे लिखे रहते हैं आप उसकी किताब लाने से अच्छा है अपना तरीके से लिखें। आप दूसरे का कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो वो क्रिएटिविटी नहीं आ पाए, क्योंकि एग्जाम में नई चीज़ें आती हैं और ऐसे में क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ये नहीं कि आप राइटिंग बनाएं और डायग्राम बनाएं, ऐसा कुछ नहीं, आपका लिखने का तरीका ज़्यादा मैटर करता है। और मैंने टारगेट यूपीएससी सुदर्शन सर हैं, वहाँ से थोड़ा सा हेल्प लिया था, वहाँ से मुझे ऐसे में हेल्प मिली थी। अच्छा सर, हिंदी के लिए कैसे किया सर? वैसे मेरी हिंदी तो वीक है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ। मैंने हिंदी के लिए यूट्यूब चैनल था एक, तरकश, अच्छा है ना, डिप्टी एसपी इस समय अयोध्या में भी पोस्टेड है। हाँ, तो सिर्फ मैंने वहीं से किया था, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा, और सिर्फ वहीं से मैंने किया था। आपका धन्यवाद, कोशिश की जाएगी भैया के पास पहुंचा दिया जाएगा। तो अच्छा, ये कह रहे थे सर, जैसे कि मुख्य परीक्षा का इसमें कोटेशन वाली चीज़ें आप कहाँ से प्राप्त करते थे? आपने खुद कहीं किसी से के माध्यम से प्राप्त करी? एक्चुअली क्या होता है, जब आप चीज़ें पढ़ रहे होते हैं सर, बुक्स फॉलो कर रहे होते हैं, तो कई बार आपको कोट्स मिल जाते हैं। स्पेसिफिकली एथिक्स के पेपर के लिए आप कोई भी रेफरेंस लेते हैं तो वहाँ पे जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है, जैसे महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन एट्सेट्रा, तो उनके कोट्स आपको मिल जाते हैं। हर कोट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे पॉपुलेशन में कौन सा कोट लगेगा, वुमेन से रिलेटेड कौन सा कोट लगेगा, तो 8-10 थीम होती है, बस ब्रॉडर थीम्स में दो तीन फेमस कोट्स आप याद कर लें, और हर क्वेश्चन में डालने की ज़रूरत भी नहीं होती, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं। ये होता है। अब सर आते हैं जीएस फर्स्ट से लेके 4th तक के बीच में, लेकिन उसके पहले अभी आपको पता है कि ऑप्शनल हट चुका है उत्तर प्रदेश। जी हाँ सर। तो इसको लेकर के आपका क्या सोच है सर? मेरे हिसाब से ये है कि इस बार सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबके लिए नया पैटर्न है, तो जो लोग पहली बार दे रहे हैं और जो लोग पहले भी दे चुके हैं, वो ये ना सोचें कि टफ़ हो गया है या आसान हो गया है। इस बार सबके लिए पेपर सेम आएगा, पहली बार है तो सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे तरीके से करिए। और खासकर अगर आप उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं तो यूपी से रिलेटेड जो 2 पेपर जुड़े हैं उसको आप अच्छे से कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि सिलेक्शन अब मुझको लगता है इस बार वही दोनों पेपर डिसाइड करेंगे। जी बिल्कुल सर। सर अब बात करते हैं जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, क्योंकि आपने सर कहीं कोचिंग करी नहीं है और कई जगहों से आपने पढ़ाई करी है, तो एक साथ में सर चारों के विषय में आप डिस्कस कर दें, और खासकर 4th पेपर जो है एथिक्स, एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी वाला जो पेपर है, इसको भी सर डिस्कस करिएगा। बिना कोचिंग के कैसे आपने इसको किया पूरा? GS1 को तो मैंने मेनली बुक से कवर किया। बुक एक शून्य IAS की बुक थी GS1 की, GS 1, 2, 3, 4, तो मेनली GS मैंने वहीं से पढ़ा। उसके बाद GS 2, 3 के लिए मैंने टारगेट यूपीएससी का बैच ज्वाइन किया था, मैंने उसका भी मेंस था, तो मैंने ज्वाइन किया था सुदर्शन लोढ़ा सर का। उससे काफ़ी हेल्प मिली मुझे, वहाँ से काफ़ी ब्रॉडर थीम्स कवर की गई, और काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली एक तरीके से आप कह सकते हैं आए थे दोनों पेपर में, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में भी। GS 4 के लिए अगर आप यूपीपीसीएस के लिए बोलेंगे तो मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने घटना चक्र के सिवा कोई किताब नहीं पढ़ी है GS 4 की। हाँ, बहुत ही अच्छी किताब है घटना चक्र GS 4 की, एथिक्स की, यूपीपीसीएस के लिए, यूपीपीसीएस के लेवल पे।
आप उसको कवर करना चाहे कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। उसके अलावा एथिक्स में आप खुद का रियलिस्टिक एग्जांपल देने की ज़रूरत कोशिश करिए, है ना। आप अगर एग्जांपल चुराएंगे तो फिर शायद उतना इफेक्टिव ना रहे। आप खुद ही, चाहे मॉरलिटी होता है, इस तरह के जो टर्म्स हैं, उससे रिलेटेड आप इंडिविजुअल एग्जांपल आपके आसपास हो रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उससे आपको एग्जांपल मिल जाते हैं, वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। अच्छा, चारों पेपर का आपका यही पूरा रहा है? मेरा, हाँ जी हाँ, मेरा यही रहा है। और मैंने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर किए, स्टैंडर्ड बुक से या मल्टीपल रिसोर्सेज से, इधर उधर से वो बनाए। क्योंकि देखिए, आप एग्ज़ाम से 10 दिन पहले बुक नहीं पढ़ सकते, है ना। 10 दिन पहले आप अपने नोट्स ही रिवाइज करेंगे जितनी बार हो पाए। तो शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, अच्छे से बनाना उसको। सर, इंटरव्यू पे आने से पहले एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के मन में है कि जैसे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, तो साथ में ही आपने तैयारी करी थी? एक्चुअली मैंने साथ में ही तैयारी की थी। देखिए, मेरे हिसाब से ये कि कुछ नहीं होता कि आप प्री के लिए अलग से पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए अलग से पढ़ रहे हैं। और सही मायने में मेंस की तैयारी आप सही से तभी करते हैं जब आप मेंस दे रहे होते हैं। आप इससे पहले कितना भी पढ़ लीजिए, जब आप मेंस देते नहीं हैं तब तक वो माइंडसेट नहीं आ पाता। और जब आप प्रारंभिक परीक्षा की ही तैयारी लोग एक्चुअली करते हैं, लेकिन कहते हैं कि दोनों साथ में ही चल रहा है, समय मिली नहीं। बिल्कुल, इसके लिए हम बताएं सर। एक्चुअली 90% आपकी तैयारी आपको खुद नहीं मालूम रहता है, वो प्री के टाइम ही हो जाती है। आपका प्री निकल रहा है तो मतलब आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। मेंस परीक्षा मुख्य रूप से क्या होता है, लिखने की। आपका लिखने का तरीका कैसा है, आप टाइम में कैसे लिख पाते हैं, आपकी एग्जाम्पल देने की क्षमता कैसी है, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो मेंस में मैटर करती है। सबसे ज़रूरी है कि डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर। जब तक आप मेंस के अपने आंसर में डाटा, फैक्ट्स, फिगर, एग्जाम्पल, डायग्राम इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक आंसर उतना इफेक्टिव नहीं रहता। जी हाँ, क्योंकि सर बेस बुक से ही आप प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी करते हैं, वही मेंस के लिए भी आप करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड बुक्स खत्म करनी ही करनी है, उसके बाद किसी और सोर्स पे जंप करना है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन प्रश्न, पहली बार हमारे चैनल पे इस ऐसे प्रश्न हमने किए हैं। अब सर आते हैं इंटरव्यू को लेकर के। इंटरव्यू पे आपने मॉक इंटरव्यू कहीं बाहर दिया था? हाँ, मैंने कई जगह मॉक इंटरव्यू दिया था। मैंने दृष्टि IAS में मॉक इंटरव्यू दिया था, वाजीरावन रेड्डी में दिया था, निर्माण IAS में भी दिया था, संस्कृति IAS में भी दिया था, बायजूस में भी दिया था। मैंने 5-6 जगह दिया था और काफ़ी फ़ायदा हुआ मॉक इंटरव्यू से। पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जैसे मेरा बैकग्राउंड कॉलेज इंजीनियरिंग था, बीटेक मेटलर्जी था और जॉब भी थी मेरी, तो मेरे साथ क्वेश्चंस बहुत तरीके के पूछे गए, है ना। तो काफ़ी आपको हेल्प होती है इससे। अच्छा सर, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि आप किसी कोचिंग के छात्र नहीं रहे, तो आपने अपनी इंडिविजुअल तरीके सारी जानकारी वगैरह लेते रहे हैं? मैंने मतलब कोचिंग से डायरेक्ट एडमिशन फुल फ्लेज प्रोग्राम में नहीं लिया। मेंस के दौरान मैंने कुछ कोर्सेज डायरेक्ट इंडिविजुअल लिए हो, कोई ऐसा नहीं है। सर आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे हम कि जो मॉक इंटरव्यू देने जाते हैं, काफ़ी लोग ऐसा पूछते हैं, क्या उसमें सर कितने पैसे कितने लगते हैं उसको करने के लिए, क्या क्या प्रोसेस लोग जानना चाहते हैं? एक्चुअली मॉक इंटरव्यू, कई लोगों को ये लगता है कि कोचिंग वाले फ्री में मॉक कराते हैं, कहीं सेलेक्ट होने के बाद उनके एडवर्टीजमेंट कर पाएँ, या फिर आप स्वतः पैसा दे करके वहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं? एक्चुअली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मॉक इंटरव्यूज़ का, सारे मॉक इंटरव्यूज़ फ्री थे। वो आपको स्लॉट देते हैं और आप बुक कर सकते हैं स्लॉट, और मॉक इंटरव्यूज़ फ्री रहते हैं। बस एक जगह फोरम IAS में मैंने मॉक दिया था, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पे 129 रुपीज़ लिए समथिंग लिए गए थे, और मिनिमल चार्जेस था वो भी, और सब कुछ आपको प्रोवाइड कराते हैं और अच्छे से करते हैं वो। जी सर, इतना तो मान लीजिए, तो आपने बहुत बड़ा ये डाउट था जो क्लियर किया है। अब सर आते हैं इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू किसके बोर्ड में था, कैसा गया था इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू था हरीश प्रताप सिंह सर के बोर्ड में, सोशियोलॉजी ऑप्शनल था। इंटरव्यू मेरे एक्चुअली मॉक बहुत ही अच्छे गए थे, बहुत ही अच्छे हुए थे मॉक, और मेरा जो मेन इंटरव्यू था वो शायद मेरे हिसाब से उतना बढ़िया नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे से सारी चीज़ें हिंदी में पूछी गई। तो जनरल चीज़ें जो क्वेश्चन रहते हैं वो मैं आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे मेरे ऑप्शन से रिलेटेड कुछ जब टर्म स्पेसिफिक हिंदी लैंग्वेज में पूछे गए तो मेरे को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुई। तो मैंने 1-2 जगह सर से पूछा, सर आप इसको इंग्लिश में आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो वो स्माइल देते थोड़ा सा, और ये रहा। ओवरऑल ठीक था, बट मेरे हिसाब से और बेटर हो सकता है, क्योंकि मेरे मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी अच्छे गए थे, काफ़ी बेटर थे, ये था। और मुझे लगता है मुझे ये रैंक मेरे मेंस के मार्क्स पे मिली है। मेरे मेंस एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे हुए थे, तो ये था। सर आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, ऐसा कुछ डिसाइड था क्या? एक्चुअली हम मेरा हैबिट पूछेंगे तो मेरा ये था कि सुबह अराउंड 8 साढ़े 8 बजे मेरी नींद खुलती और मुझे सीधे लाइब्रेरी दिखती थी। अच्छा है ना, तो मुझे उठते ही मतलब आधे घंटे के अंदर मुझे लाइब्रेरी जाना है, क्योंकि जो सुबह की पढ़ाई होती है, सुबह आप अगर 9 बजे भी ऑन एवरेज पढ़ने बैठ रहे हो तो 9 से 2 आप 5 घंटे जो खींच दोगे वो बेस्ट है। उसके बाद आप जैसे जैसे शाम होती जाती है आपका एनर्जी लेवल भी घटता जाता है और आराम के मोड में भी आप आ जाते हो। तो ऑन एन एवरेज मैं 8, 9, 10 घंटे
सर इसमें एक चीज़ हम क्लियर कर दें कि नहीं तो छात्र कहेंगे 9 से 5 तक ही पढ़ते ही थे। सर बताइए इन लोगों को कि इस बीच में आप खाना वगैरह भी खाते थे, ना ये लोग गलत कमेंट भी करने लगते थे। नहीं एक्चुअली वैसे मेरा क्या routine है, बता मेरा दीजिए रूटीन उसको, था कि 9 से 5 9 से 1-1:30 बजे तक मैं पढ़ता था। अच्छा। फिर मैं जाता था रूम वापस लाइब्रेरी से अपने खाना खाने, खाना खा के आता था तो 1-1.5 घंटा फिर पढ़ता, 2 घंटा फिर पढ़ता था। 5 से 6, 6:30 मैं जिम जाता था, क्योंकि मैं पर डे मतलब 1-1.5 घंटा आपको मी टाइम निकालना जरूरी है। स्वास्थ्य तो बहुत जरूरी, चाहे जिम जाइए, चाहे योगा करिए, चाहे जो करिए, करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट भी होने लगते हैं। बिल्कुल सर। फिर आके फिर मैं बैठता था 7 बजे से अराउंड 7 से 10, 10:30 बैठता था, 3 घंटा रात में फिर थे। और तो फिर वापस जाता था रूम में खाना वाना खाना। फिर एक मेरी हैबिट इधर रिसेंटली बन गई थी इंटरव्यू के टाइम कि रात में कोई मूवीज़ या सीरीज़ देखने की, रोज़ एक एपिसोड 1 घंटा। और या फिर एक रीसेंट हॉबी थी कि जिम कॉर्बेट या केनेथ एंडरसन की स्टोरीज सुनने की। तो ये मैं करता था। अच्छा ठीक, चलिए सर ये क्लियर कर दिया आपने, सही है। सर अब हम जानना चाहेंगे क्या प्रश्न था, ये हो गया। अच्छा सोशल मीडिया को लेकर के सर जैसे आप इतना पढ़ाई करते थे तो इसमें आपको बोरियत लगती थी, आपने इसको तो क्लियर कर ही दिया। सोशल मीडिया वगैरह आप इसको यूज करते ही थे, किस प्रकार से आप इसको देखते हैं सर, इसके लिए कुछ बताएं। देखिए जैसे कि सोशल मीडिया हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो बून भी है और बेन भी है, मैं ये कहना चाहूँगा। ये आप पे डिपेंड करता है कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स मेरे कुछ हैं और कुछ मैंने डीएक्टिवेट कर दिए थे एग्ज़ाम के टाइम। और थोड़ा बहुत टाइम आप अपना माइंड फ्रेश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आधे घंटा 45 मिनट्स बहुत है। पर कई लोग जैसे हुआ कि इंडल्ज हो जाते हैं, दिन भर ऑनलाइन रहते हैं, सोशल मीडिया साइट्स पे एक्टिव रहते हैं, तो वो आई थिंक वेस्ट ऑफ मनी है। कई लोग को मैंने देखा कि दिन भर मोटिवेशनल वीडियोज़ या इंटरव्यूज़ या फिर ऐसा देखते रहते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप चीज़ों को थोड़ा सा देख के मोटिवेशन लेके अपने रूटीन डेली लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करें, तो चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी। और हर चीज़ का प्रॉपर इस्तेमाल, आप देखने के लिए सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप क्या कंटेंट यूटिलाइज करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जी हाँ। चलिए सर आपने बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से और हमारे चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारा धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और मैं साथ साथ अपने जो भी मेरी फैमिली है, स्पेशली मेरी मदर और मेरे 2 लोगों का मेरी सफलता में बहुत ज़्यादा योगदान रहा। ये प्रश्न अभी हम इसको करते हैं, अभी हमने ये प्रश्न शायद छोड़ दिया। अच्छा आपने धन्यवाद दिया, अभी कर रहे हैं, फिर आप इसको बताइए सर, इसको हम डाल देंगे बीच में, यही बस बोलने ही जा रहे थे। सर आपकी इस जर्नी में अंतिम रूप से सफल होने तक में किन किन लोगों का योगदान रहा, आप चाहे तो जो भी हो नाम ले सकते हैं पूरा। एक्चुअली कोई जब सफल होता है तो सिर्फ ये उसकी सफलता नहीं रहती है, उसके साथ बहुत लोग जुड़े रहते हैं, उसके चाहे फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी। मेरी सफलता में फैमिली ने हमेशा साथ दिया। सबसे ज़्यादा मेरे फादर तो अभी नहीं है, मदर, मेरा भाई, उसने काफ़ी किया मेरी हेल्प। इसके अलावा स्पेसिफिकली मेरी पूरी फैमिली ने मेरा साथ दिया। सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँगा तो मेरे 2 लोग, मेरे चाचा और मेरे बुआ, तो शायद मैं जहाँ भी हूँ आज उनके बिना नहीं हो पाता, और एक तरीके से मेरे लिए दूसरे माँ बाप हैं, तो उन्होंने किया। उसके अलावा पूरी फैमिली का योगदान रहा, और मेरी मौसी लोगों ने भी काफ़ी हेल्प की, हर तरीके से की। मैंने इतनी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स देखे। इसके अलावा मेरे कुछ दोस्तों का भी बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा, हमेशा साथ रहे, अमन, अनु नाम और बाकी लोग भी हैं। काफ़ी अच्छे से उन्होंने सबने हेल्प की, और सबकी सफल हेल्प से और अब खुद की मेहनत से आज इस स्थिति में पहुँचे। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया, हमको दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। एक प्रश्न हमारा और छूट गया था कि हमारा यूपीपीएससी डेली न्यूज़ चैनल आप फॉलो करते थे सर? जी हाँ बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से ही सबसे जल्दी और सबसे तेज अपडेट रहती थी। एग्जाम के रिजल्ट के आने के टाइम तो मैं दिन में 10 बार कम से कम खोल के देखता था। जी सर, कुछ अपडेट आई कि नहीं। धन्यवाद सर। जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे लोगों से मिस ना होने पाए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर विजिट कर लें, वहाँ पे आपको हमारी ईमेल आईडी, टेलीग्राम चैनल का लिंक से दीजिए। टेलीग्राम ना ओपन हो तो उसको यूपीपीएससी डेली न्यूज़ सर्च करके जुड़ जाएं, क्योंकि 2022 के भी काफ़ी सेलेक्टरों को हम वहाँ पे एडमिन के रूप में बहुत ही जल्द जोड़ने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।